नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 20 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये 20 मई है आज और 10 दिन में ये महीना भी ख़त्म हो जाएगा आपका। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर सितंबर में एग्ज़ाम होता है तो आपके पास में कुछ ही महीने फिर बचेंगे। वैसे चांस ये है कि शायद एग्ज़ाम का डेट 10-15 दिन आगे पीछे हो, आगे ही होगा, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर नया कैलेंडर यूपीएससी जारी कर देती तो कंफर्म हो जाता। आप लोग 30 सितंबर मान के ही तैयारी कीजिएगा। देखिए क्या है आज का मुख्य न्यूज़। आज का मुख्य न्यूज़ अभी के हिसाब से मैं बताता हूँ। ये तो कल के रात का न्यूज़ था कि उनका जो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे वो हेलीकॉप्टर कल रात को मिसिंग हो गई थी, कल शाम के पश्चात ही। लेकिन अभी जो सुबह का न्यूज़ है उसमें कन्फर्मेशन आया है कि इनकी डेथ हो गई है और वो हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया। वो न्यूज़ दिखा देता हूँ। उसके पश्चात ईरान के बॉर्डर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कहाँ पर हुआ है, किस एरिया में हुआ है, वो आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके, इसके अलावा अगर हेडलाइन की बात करें तो आज 5 फेज़ की वोटिंग है। बड़े सीटें हैं आज। राहुल गांधी जी से लेकर राजनाथ सिंह जी का सीट, इन सभी जगहों पर आज चुनाव होने वाला है। 5वां फेज़ है। 7 फेज़ में इलेक्शन होगा, 2 और फेज़ बच जाएगा। उसके पश्चात इलेक्शन एंड हो जाएगा और 4 जून के आसपास में रिजल्ट आ जाएगा। तो मुख्य रूप से पॉलिटिकल चीज़ें ही हेडलाइन में हैं। जो नॉन पॉलिटिकल हैं जिनको आपको जानना चाहिए उसको देख लेते हैं। उसके पश्चात आर्टिकल डिस्कस करेंगे। डेटा डिवाइड से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे हम लोग। कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं कन्फ्यूज होते हैं कि आर्टिकल किस काम से आएगा, किस प्रकार से पूछा जा सकता है, या पीटीए पूछा जाएगा, मेन से पूछा जाएगा, कौन से फैक्ट पूछे जाएंगे। ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। देखिए आर्टिकल जब आप डिटेल पढ़ते हैं तो उसके एनालिटिकल पॉइंट जो होते हैं वो आप मेंस में यूज़ करेंगे। उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो मेंस में यूज़ करेंगे। लेकिन कई सारे आर्टिकल में छोटे मोटे फैक्ट होते हैं जो डायरेक्ट आपसे पीटी में पूछा जा सकता है, तो उसको आप पीटी के लिए उपयोग कर सकते हैं। पीटी में स्टेटमेंट बनाकर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको आर्टिकल पढ़ने ज़रूरी होते हैं। आर्टिकल दोनों का काम करता है, पीटी और मेंस दोनों का काम करता है। चलिए देखते हैं इब्राहिम रईसी जी वाले न्यूज़ को देखते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी सुबह का ही न्यूज़ था, ये एनडीटीवी का आया था। इसमें ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं उनकी डेथ हो गई है। चॉपर क्रैश कर गया इनका ईरान के पूर्वी हिस्से, उत्तरी हिस्से में। ईरान अगर आपने देखा होगा इस प्रकार का कई मैप है इसका। यहाँ उत्तर में अजरबैजान के साथ में इसकी सीमा लगती है। किसके साथ में? अजरबैजान के साथ में। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। बाकू एकमात्र राजधानी है जो कैस्पियन सागर के तट पर कैपिटल है। अभी मैं सारा कुछ दिखाता हूँ आपको, मैप में ही देखना चाहिए आपको। वहीं पर इनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया। पहाड़ी एरिया है वो और वहाँ पर फॉग का भी सिचुएशन था। तो उस स्थिति में ऐसा माना जा रहा है अभी तक के हिसाब से, जाँच पड़ताल होने के पश्चात क्या पता कुछ और पता चले, लेकिन अभी के हिसाब से माना जा रहा है कि फॉग के कारण से और टेरेन बहुत ख़राब था, पहाड़ी एरिया था, जिसके कारण से वहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। ओके, तो मैपिंग देखिए इसका। मैपिंग से सवाल पूछा जाता है आपसे, क्या पता बॉर्डरिंग कंट्री ही पूछ ले, किस इलाके में क्रैश हुआ उसी के बारे में पूछ ले। ओके, तो मैपिंग देखिए ज़रा इसका ध्यान से। देखिए ये ईरान है। ईरान की सीमा किस किस से लगती है? तो तुर्कमेनिस्तान से लगती है, अफ़गानिस्तान से लगती है, ये पाकिस्तान है, और जलीय सीमा इसकी यूएई से और ओमान के साथ में लगती है। उसके पश्चात यहाँ पर इराक आपको दिखेगा, इराक के साथ इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर तुर्की के साथ भी सीमा लगती है, और यही है वो अजरबैजान। अजरबैजान यही है। ओके, अजरबैजान यही है। यहीं पर यही जो तबरेज़ शहर दिख रहा है आपको, इसी तबरेज़ शहर के पास में हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है। यहाँ पर आपको दिखेगा कौन सा? तो ईरान की सबसे फेमस लेक में से एक लेक उर्मिया। कौन सा लेक है ये? यहाँ पर लेक उर्मिया है। लेक उर्मिया किस देश में पाया जाता है? तो ये ईरान में है। लेक उर्मिया ईरान में है। दुनिया के जो प्रमुख लेक है ना वो पढ़ कर जाइएगा। 67 हो, 66 हो, 65 हो, हर एग्जाम में 69 में लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा गया। तो कोई ऐसा आज तक बीपीएससी के एग्जाम मैंने नहीं देखा जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेक के बारे में सवाल ना पूछा गया हो। लेक बैताल के बारे में पूछ लिया गया था 67th में, जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें पूछा गया था। मीठे पानी का स्रोत करके पूछा गया था। लेक विक्टोरिया के बारे में कितना डिटेल क्वेश्चन पूछा है पिछली बार स्टेटमेंट बनाकर। तो लेक को ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। उर्मिया लेक कहाँ पर है? तो ये है आपका ईरान के उत्तरी हिस्से में। यहीं पर आपको अजरबैजान दिखता है। ये आपको कैस्पियन सी दिख रहा है। कैस्पियन सी के तट पर बाकू जो है वो एकमात्र कैपिटल है जो कैस्पियन सी के तट पर स्थित है। बाकी जितने भी कैस्पियन सी से लगने वाले देश हैं, अब देश का नाम तो आप मुझे बताएंगे कौन कौन से ऐसे देश हैं। 2 दिन पहले भी मैंने पूछा था, और उन सब में से किसी की भी सीमा कैस्पियन सी के तट पर स्थित नहीं है।
ये आपका तेहरान शहर है, ये कैपिटल है ईरान का। ईरान गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्सिया जो है इन दोनों के तट पर स्थित है, आपको पता ही होगा। और भारत के साथ में ईरान के संबंध जो है काफ़ी अच्छे हैं। कुछ दिन पहले ही हमने चाबहार बंदरगाह को लेकर डील साइन किया है, तो बड़ा ही दुखद सा न्यूज़ था। ईरान अगर एक्सपोर्ट की हम लोग बात करें तो एक तो तेल एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, दूसरा जो आपका केसर है, केसर उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख केंद्र है दुनिया का। करेवा मिट्टी चाहिए होता है केसर उत्पादन के लिए, जो अपने देश में कहाँ पर होता है, कश्मीर घाटी में करेवा मिट्टी पाया जाता है। करेवा मिट्टी क्या होता है, हिमनद मिट्टी होती है, हिम से निकलने वाली मिट्टी जो केसर उत्पादन के लिए बड़ी शानदार मानी जाती है। वैश्विक स्तर पर देखें तो ईरान जो है उसमें केसर का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। बादाम, ईरानी जो गिल्ली होती बादाम, वो दुनिया में सबसे अच्छी बादाम मानी जाती है। तो ये ईरान के बारे में प्रमुख तत्व मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा दस्ते लूट और दस्ते कबीर, क्या सब बोल रहा हूँ मैं आज, क्या क्या बोल रहा हूँ। दस्त ए लूट क्या है भाई, क्या है ये, दस्त ए कबीर क्या है ये सब। ईरान के मरुस्थल हैं, ईरान के मरुस्थल हैं, बड़े बड़े मरुस्थलों के नाम आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। प्यासे देश, प्यासी देशों की भूमि या ऐसे ही करके है, प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का पूरा पश्चिम भाग पूरा मरुस्थल ही है, ड्राई लैंड है। उसी प्रकार से भारत में थार मरुस्थल है, कहाँ पर है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। उसी प्रकार से ईरान में दस्ते लूट और दस्ते कबीर दो मरुस्थल हैं। लेक उर्मिया है, कैस्पियन सी के साथ सीमा लगती है। सारा कुछ ईरान के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ओके, अभी तक के न्यूज़ के हिसाब से जो मैंने आपको एनडीटीवी का दिखाया और बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने कवर किया है कि उनकी डेथ हो गई है। ईरान के गवर्नमेंट का अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया है, ठीक है, न्यूज़ चैनल ने कवर किया है। चलते हैं आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। डेटा डिवाइड से संबंधित आर्टिकल है। उसके पश्चात आज के कई सारे न्यूज़ ऐसे हैं जहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोगों के साथ में। 71 बीपीएससी का अगर आप तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप से, पेड आंसर राइटिंग ग्रुप से। इसमें 25 से आंसर राइटिंग शुरू होने वाला है। टारगेट मैंने दे दिया है, जो टारगेट होगा 8 जून तक का मैंने टारगेट दे दिया चैप्टर के, कि कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं, उसी से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। रेगुलर सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। लिखना सीख जाएंगे, लिखने से दोनों काम होता है, लिखना पढ़ना दोनों ही होता है। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम सब कुछ दिया हुआ है, आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा। न्यूज़पेपर डिस्कशन का पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो भी वो वार्षिक रूप से उपलब्ध करवा दूंगा। उसमें 2 न्यूज़पेपर भी मिलता है, 2 न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर डिस्कशन का पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में। तो अगर आपको जुड़ना हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको ऐड कर दूंगा। ओके, 70 बीपीएससी के लिए भी GS2 का और करंट अफेयर का ग्रुप है, उसमें भी जुड़ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं आर्टिकल डिस्कस करते हैं। एडवर्टाइजमेंट थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो काम कैसे चलेगा। देखिए क्या है, डेटा विभाजन को पाटना सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने का एक मार्ग। इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 के लिए हमने रखा है, आपको पता है कि 2030 मात्र 6 साल दूर है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 2030 मात्र 6 साल दूर है आपसे, पहुंचने वाले हैं 2030 में। तो सतत विकास एजेंडा 2015 में शुरू हुआ था और अभी 2024 में हम लोग आ गए। अब 6 साल में ये ख़त्म हो जाएगा, फिर देखते हैं कोई नया एजेंडा आएगा, है ना, उसके पश्चात आएगा कोई नया एजेंडा विश्व का। तो इसमें बोला गया है इस आर्टिकल में कि डेटा डिवाइड जो है, डेटा का मतलब क्या होता है, आजकल डेटा नया फ्यूल है। बड़ा ही इंग्लिश पेपर में बड़ा ही सुंदर सा शब्द यूज़ किया जाता है, डेटा इज़ ए न्यू फ्यूल। डेटा जो है वो नया ईंधन के तौर पर काम कर रहा है। डेटा का तात्पर्य क्या होता है, डेटा का तात्पर्य होता है जैसे आप हैं, आपसे जुड़ी हुई डेटा क्या हो सकता है, आपका फ़ोटो हो सकता है, आपका सिग्नेचर हो सकता है, आपका फ़ोन नंबर हो सकता है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्राइवेट डेटा, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पसंद करते हैं, कहाँ घूमना पसंद करते हैं, किस प्रकार के कपड़े आप पहनते हैं, किस प्रकार के पोस्ट को लाइक करते हैं, ये सब डेटा ही होता है। किस प्रकार की चीज़ों को सर्च करते हैं, कौन से प्रोडक्ट आपको पसंद आते हैं, किस कंपनी के, किस कलर के, ये सब कॉम्बिनेशन आपका प्रोफाइल बनाकर स्टोर किया जाता है। हर आदमी का है, दुनिया में जितने जीवित व्यक्ति हैं उन सब का है। जो सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं उन सभी का डेटा उपलब्ध है, ठीक है। तो उस आधार पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे मैं अपने यूट्यूब वीडियो का प्रचार करता हूँ, उस पर अगर मैं डालूंगा कि हिंदी भाषी लोगों को दिखाना है तो केवल हिंदी भाषी लोगों को दिखाया जाता है। आपको समझ में आ रहा है, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं ये भी पता है किसको, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को पता होता है। तो डेटा जो है वो आजकल के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसके आधार पर आप चाहते हैं कि परिवर्तनों को लागू करना तो आसानी से आप कर सकते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी परिवर्तन को अब लागू ही नहीं किया जा सकता है बिना डेटा के। ध्यान से सुनिएगा, सुनने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कीजिएगा, बाकी पीडीएफ में तो लिखा है वो तो आप भी पढ़ लेंगे। तो इसीलिए ऐसी कोशिश की जा रही कि दुनिया में जो डेटा का डिवाइड है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा डेटा है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास बिल्कुल भी डेटा उपलब्ध नहीं है। तो ये उन दोनों की बात करता है कि भाई किस प्रकार से डेटा को डिवाइड को समावेशी बनाया जाए, इंक्लूसिव बनाया जाए, और उसका उपयोग करके दुनिया के डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया जाए। डिजिटल परिवर्तन और डिजिटल प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग एप्लीकेशन सतत विकास को बढ़ावा देने तथा 2030 एजेंडा को प्राप्त करने की दिशा में तेजी लाने के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है कि भाई डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से हम लोग सतत विकास एजेंडा को प्राप्त कर सकते हैं। सतत विकास क्या है भाई? तो 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसके तहत ये सोचा गया था कि 2030 तक दुनिया को खुशनुमा बनाना है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा, जिससे हम क्या करें, अपने खर्च के लिए भी काम कर लें और आने वाले सब जो पीढ़ी होंगी उनके लिए भी हम क्या बचा सकें कुछ। तो इसी को लेकर सतत विकास पर काम किया जा रहा है अभी दुनिया भर में। अपने देश में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर नीति आयोग मुख्य रूप से काम करता है। सार्वजनिक सेवाओं के डिलीवरी में सुधार से लेकर वित्तीय समावेशन का समर्थन करने तक, कृषि दक्षता बढ़ाने से लेकर सभ्य कार्य और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तक डिजिटल प्रौद्योगिकियां 2030 एजेंडे में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं, और ऐसा माना जा रहा है। लेकिन डेटा में डिवाइड है, डेटा में डिवाइड है। डेटा डिवाइड का मतलब वही होता है जो संपत्ति डिवाइड का मतलब होता है। किसी के पास संपत्ति ज़्यादा, किसी के पास कम, तो किसी के पास में डेटा ज़्यादा, किसी के पास में कम, बात खत्म हो गया। यही तो है। अब इसका क्या हो सकता है? सोचिए जरा, बैठकर चिंतन किया कीजिए कि क्या हो सकता है ना। चिंतन करने से कई सारे पॉइंट आपको ऑटोमेटिक अपने समझ में आने लग जाएगा कि भाई क्या क्या हो सकता है डेटा के माध्यम से। डेटा डिवाइड की अवधारणा कभी तक कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। कोई ऐसा यूनिवर्सल हमने डेफिनेशन नहीं दिया है कि डेटा डिवाइड असल में होता क्या है। कुछ वर्ष पहले 2019 में यूपीएससी ने एक शानदार सा सवाल पूछा था, 2019 या 20 का है, देखिएगा, जिसमें भारत सरकार ने एक उससे पहले रूल लागू किया था। मैं कई सारे आयाम को जोड़ता हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारत सरकार ने एक नया रूल लागू किया था, आरबीआई ने रूल लागू किया था कि डेटा का स्थानीयकरण करो। डेटा जो भी भारत के लोगों का आप इकट्ठा करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को बोला तो उसको भारत में रखो, भारत के बाहर मत रखो। क्यों? क्योंकि आने वाले समय के लिए डेटा ही सब कुछ होगा। बिना डेटा के कुछ नहीं हो सकता है। डेटा का मतलब होता है, सीधी सी बात मैंने आपको पहले ही समझाया, आपसे एक्टिविटी से जुड़ी हुई हर चीज़। तो आरबीआई ने बोला कि लोगों की बैंकिंग से जुड़ी हुई जितने भी चीज़ें उन सभी का स्थानीयकरण होना चाहिए। जैसे आप जो एटीएम यूज करते हो उस पर लिखा होगा वीज़ा या मास्टर कार्ड लिखा होगा, तो वो कंपनियां बाहर की हैं, वो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती हैं। तो जितनी जगह आप कार्ड स्वैप करते हैं वो सब उनके पास में स्थानीयकृत होता जाता है, स्टोर होता जाता है। तो उसको देश के बाहर स्टोर करते हैं, तो उस डेटा पर किसका अधिकार हो जाएगा? अमेरिका में हो रहा है तो स्टोर, तो अमेरिकी गवर्नमेंट उसको यूज कर सकती है या कंपनियां यूज कर सकती है। लेकिन भारत में होगा तो भारत सरकार उसको अपने हिसाब से देखरेख कर सकती है, संरक्षित कर सकती है, जिसके कारण मौजूदा साहित्य में इसकी अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। लेव मैनोविच ने डेटा विशेषज्ञ उचित कंप्यूटर विज्ञान प्रशिक्षण के बिना लोगों के बीच डेटा विश्लेषण विभाजन की पहचान की, और ये अलग अलग कंप्यूटर से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं जिन्होंने डेटा डिवीजन को रिकॉग्नाइज करने का प्रयास किया। कुछ तो डिफिनेशन दें, कुछ तो बोले कि भाई परिभाषा क्या है डेटा का, डेटा डिवीजन का परिभाषा क्या है। तो उसी में कुछ लोगों का है। डेनहॉय, बॉयड और केट कैफर्ड ने बिग डेटा का विश्लेषण उपयोग करने के लिए आवश्यक पहुंच और कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिग डेटा रीच और बिग डेटा गरीब के बीच में विभाजन के एक नए रूप पर चर्चा की। बिग डेटा रिच आदमी है, बिग डेटा पुअर है, जिनके पास बहुत सारा डेटा उपलब्ध है, जिनके पास में उपलब्ध नहीं है। रॉल्फ स्वेडर ने अकादमिक या वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए बिग डेटा के उपयोग में बढ़ते विभाजन प्रकाश डाला, जबकि मार्क आंद्रेजेविक ने इस बात पर जोर दिया कि डेटा को उपयोग करने के लिए महंगे बुनियादी ढांचे डेटा सेट तक पहुंच की आवश्यकता होती है, जिससे असममित सर्टिंग प्रक्रियाएं, डेटा और ज्ञान उपयोग के बारे में सोचने के विभिन्न तरीके सामने आते हैं। नहीं समझना है, इतना सारा नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना है, बिल्कुल नहीं। मुझे पढ़ाना होता है तो मैं हर चीज़ पढ़ाऊंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं जिन जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ अजीब गरीब उनको याद रखना है। आपको सवाल क्या पूछा जाएगा उस पर आते हैं। आपसे मेंस में सवाल ये पूछा जाएगा कि हाल के दिनों में ये देखा गया है कि डेटा का डिवीज़न बढ़ रहा है। इसका क्या तात्पर्य है, इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, और इसका क्या मतलब है कि डेटा का डिवाइड क्रिएट हो रहा है, इसका क्या मतलब, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, आपसे ये पूछा जाएगा। आपसे एग्ज़ाम में विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है भाई, किसी भी आपको टॉपिक पर विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए।
एप्लीकेशन हिस्से पर फोकस किया कीजिए कि डेटा डिवाइड अगर हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका क्या उसके सिग्निफिकेंस है, महत्व क्या है उसका, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे डेटा डिवाइड का परिभाषा ऑफिशियल दो, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। इन लोगों के नाम आपको नहीं याद करने, लेकिन दरअसल आर्टिकल में रहता है तो मुझे आपको पढ़ाना पड़ जाता है। ओके, अब जो बड़े एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि डेटा विभाजन का तात्पर्य जो होता है वो दो व्यापक अर्थों में होता है। पहला होता है स्वामित्व या इन तक पहुंच होता है, पहला होता है स्वामित्व किसके पास है। दूसरा है कि अगर है भी आपके पास में तो आप इसका उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप इसका विश्लेषण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो क्षमता नहीं है आपके पास में तो आपके पास में ढेर डेटा क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास में डेटा ही नहीं है तब तो पहला समस्या हो गया भाई। अगर आपके पास में डेटा है और उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरी समस्या होगी। तो इन दोनों चीज़ पर विशेषज्ञ जो है वो ध्यान देते हैं कि डेटा विभाजन का एक अन्य पहलू डेटा के संग्रह से संबंधित है, जिसे उन व्यक्तियों और समुदाय के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया जिनके पास उनके बारे में पर्याप्त डेटा एकत्र व उपयोग किया जाता है, जिनके पास में नहीं होता है। इन पहलुओं को संसाधन और खुली सरकारी डेटा तक पहुँच उपयोग करने की क्षमता के संदर्भ में भी देखा जाता है कि सरकार की सही सीधी पहुँच है कि नहीं यहाँ तक, और अगर पहुँच है तो किस हद तक है, किस हद तक इसको उपयोग किया जा रहा है, स्वामित्व किसके पास में है। जैसे अगर आप व्हाट्सएप पर सूज के बारे में बात करें तो सूज का आपको क्या दिखने लग जाता है, ऐड दिखने लग जाता है। तो किसी के पास में तो ये डेटा गया ना कि फलाना नामक ए नामक, जैसे मान लीजिए आपका नाम है चुन्नी लाल, जो चुन्नी लाल नामक कोई व्यक्ति जूता सर्च कर रहा है व्हाट्सएप पर, ये व्हाट्सएप को पता तो चला ना, फिर उस आदमी को ऐड दिखाया गया ना उससे संबंधित, सूज से संबंधित, यानी कि ये डेटा कहीं तो संग्रह हो रहा है ना आपके बारे में सब कुछ। उसी की बात यहाँ पर हो रही है। सर्वस्वीकृत परिभाषा का अभाव को देखते हुए डेटा विभाजन का दायरा व्यापक रखा जाना चाहिए, जिससे डेटा संग्रह, स्वामित्व, कौशल, क्षमता और उपयोग के आसपास सभी प्रकार की विषमताएं शामिल हों। कि भाई अगर किसी के पास में डेटा है तो उसको विश्लेषण उपयोग करना आना चाहिए, किसी को विश्लेषण उपयोग करना आता है तो उसके पास में डेटा उपलब्ध होना चाहिए, तब जाकर विश्लेषण कर पाएगा। विकास विभाजन के रूप में डेटा विभाजन, अब इसका उपयोग क्या हो सकता है, यहीं से आपसे सबसे ज़्यादा सवाल मेंस में पूछा जाएगा। क्या उपयोग हो सकता है डेटा का, एक एक चीज़ को देखते जाइएगा। जवाबदेही सुनिश्चित करने, पारदर्शिता को बनाने के लिए, नीति निर्माण पॉलिसी मेकिंग के लिए चाहिए, कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए हमें चाहिए, कार्यान्वयन में सुधार का तो इम्प्लीमेंटेशन में सुधार होना चाहिए। डेटा को इंटेलिजेंस से परिवर्तित करने से ऐसे समझदार रुझान सहसंबंधों को अनुमति मिलती है जो प्रभावी साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, यानी कि हमारे पास प्रूफ और डेटा होगा तो हम पॉलिसी उस हिसाब से बना पाएंगे। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना क्यों किया, क्योंकि उसको लोगों को डेटा चाहिए था, उनको लोगों का इकोनॉमिक डेटा चाहिए था, जातिगत रूप से डेटा चाहिए था, कौन गरीब है कौन अमीर है, कितना कमाते हैं साल भर का, कितना नहीं कमाते हैं। अब उसका हम क्या करेंगे, अब उसके आधार पर हम आने वाले समय पॉलिसी बनाएंगे। किसके लिए, तो पर्टिकुलर जिसके लिए हम टारगेट करके पॉलिसी बनाना चाहें उसके लिए बना सकते हैं। ये होता है डेटा का महत्व। तो यही डेटा अगर भारत सरकार के पास में, किसी के पास में भी है तो उसका क्या उपयोग हो सकता है, इन सभी चीज़ों के लिए उपयोग हो सकता है। सबसे पहले विभिन्न डेटा स्रोत एसडीजी प्रगति को मापने, निगरानी, मूल्यांकन करने के आधिकारिक आंकड़ों के पूरक हो सकते हैं जो नीति निर्माण के लिए सटीक साक्ष्य प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन खर्च पैटर्न एसडीजी 1 कोई गरीब नहीं के लिए आय स्तर के प्रॉक्सी संकेतक के रूप में काम कर सकता है कि भाई मोबाइल फ़ोन पर कितना खर्चा किया जा रहा है, ये कितना नहीं किया जा रहा। तो ये जो गरीबी का हम संकेतक निकालते हैं उसमें हो सकता है हम उससे उपयोग कर सकें कि कोई व्यक्ति किसी फ़ोन से कितना खर्चा कर रहा है कितना नहीं। अगर ये डेटा पैटर्न हम देख लें कि दिन भर में कितनी बार फ्लिपकार्ट और अमेजन खोल रहा है, ये कितना खर्चा कर रहा है, कितना स्विगी जोमेटो पर खर्चा कर रहा है, तो उससे हमें एक लगभग में ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई किसी देश में किस स्तर का क्या है डिवीज़न आय को लेकर। तो ये कहाँ से पता चल रहा है हमें, हमने एक सिंपल से डेटा का विश्लेषण किया और उससे हमें पता चलता है। दूसरा, डेटा स्रोत से सार्वजनिक मूल्य की जानकारी मिलने से एसडीजी पर आगे प्रभावी प्रगति हो सकती है। जैसे एसडीजी 2 शून्य भूखमरी के लिए कृषि दक्षता में सुधार के लिए भूस्थानिक डेटा का उपयोग किया जा सकता है। समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग पर डेटा की अनुपस्थिति और डेटा तक पहुंच या उसका विश्लेषण करने की क्षमता कमी मौजूद असमानताओं को बढ़ाती है कि जो डेटा को उपयोग करने की दक्षता है वो भी चाहिए होता है, और ये काम वो है जो सब नहीं कर सकते हैं। डेटा प्रोफेशनल होते हैं जिनका ये काम होता है। यह उभरता हुआ डेटा विभाजन एक महत्वपूर्ण विकास विभाजन की ओर ले जाता है, जिससे व्यापक विश्लेषण में बाधा आती है। खासकर कम आय वाले देशों में ये बाधा ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए डेटा विभाजन सतत विकास के प्रभावी उपयोग को रोककर 2030 एजेंडा की प्रगति पर भारी प्रभाव डाल सकता है। हमें इस डेटा विभाजन को कम करने की आवश्यकता है। डेटा का ही तो सब खेल होने वाला है।
डेटा विभाजन को पाटने के मौजूदा प्रयास। डेटा विभाजन को एक बढ़ती चिंता को पहचानते हुए विभिन्न मंच व एजेंसियां इसे संबोधित करने के लिए कदम उठा रही हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों ने विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ते डेटा विभाजन पर ध्यान दिया और इस अंतर को पाटने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत के G20 में इस पर चर्चा की गई है। आपको इसका महत्व पता चल रहा है। इसके साथ में G20 के विकास के लिए डेटा के उपयोग पर G20 सिद्धांतों का समर्थन किया गया है। डेटा फॉर डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव की स्थापना का स्वागत भी किया गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल के रूप में विकसित इस पहल का उद्देश्य क्षमता विकसित करना है। वैश्विक दक्षिण देश अपनी प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाएं। दरअसल में जो ग्लोबल साउथ है वो दरअसल विकासशील देश हैं और उन्हीं के साथ में डेटा डिवीजन में थोड़ी सी ज़्यादती होती है, क्योंकि उनके पास में डेटा का उपयोग की दक्षता भी कम है और डेटा संग्रहण क्षमता भी उनके पास में कम है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सभी आपको विकसित देश से बिलोंग करने वाले दिखेंगे, तो उनके पास में डेटा संग्रहण की क्षमता जो है वो कम होती है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का जीरो ड्राफ्ट स्वीकार करता है। डेटा विभाजन से डेटा का दुरुपयोग हो सकता है। डेटा के साथ वर्तमान में असमान रूप से वितरित है। इसी तरह ई कॉमर्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था व विशेषज्ञ के अंतर सरकारी समूह ने नोट किया कि डेटा विभाजन देशों के भीतर व उनके बीच बाधित डिजिटल पहुंच कनेक्टिविटी संबंधित मौजूदा विभाजनों को जोड़ता है। एक डेटा डिवाइड क्रिएट होने से काफ़ी सारे जगहों पर असुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट विकास के डेटा में डेटा अर्थव्यवस्था के लाभों के असमान वितरण गहराते डेटा विभाजन प्रकाश डाला, जो विशेष रूप से कम आय वाले देशों को प्रभावित कर रहा है। इसको पाटना चाहिए। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो पहला तो यही है कि भाई सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। वैश्विक रूप से, लोकल रूप से सभी जगहों पर सरकार और कंपनियों के बीच में सभी जगहों पर सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हम पर्याप्त रूप से इसका संग्रहण कर सकें, दक्षता का उपयोग कर सकें। तो डेटा डिवाइड संबंधी एक छोटा सा आर्टिकल था जिसमें डेटा का डिवाइड क्या है, उसका क्या निहितार्थ है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व मैंने आपको समझाया ही कि किस प्रकार से एक गरीबी का उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया कि इसका उपयोग किया जा सकता है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट को देखिए, उसके पश्चात आज के और न्यूज़ को कवर करेंगे हम लोगों के। और आज का एक और न्यूज़ है, क्या है तो एम्प्लीफाइंग द ग्लोबल वैल्यू ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन। ये रिपोर्ट है किसका, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो सबसे पहला पीटी फैक्ट तो आपका क्या हो गया कि एम्प्लीफाइंग द ग्लोबल वैल्यू ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया। अब इस रिपोर्ट का क्या मतलब बन रहा है, आपको रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो पढ़ के कुछ तो समझ में आया होगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन, पृथ्वी का अवलोकन जो किया जाता है तो उसका क्या महत्व है, उसका कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, और वो एक बिजनेस के तौर पर खड़ा हो रहा है बहुत ही बड़ा, जिसमें अर्थ के अवलोकन को, पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन से जुड़े हुए डेटा का उपयोग खरीद बिक्री की जाती है और भारी मात्रा में पैसा भी कमाया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। कहाँ कहाँ पर इसका महत्व है उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य तथ्य को देखिए। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहला पीटी फैक्ट तो आपका यही हो गया कि एम्प्लीफाइंग द ग्लोबल वैल्यू ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है विश्व इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। नामक एक नई रिपोर्ट ने वैश्विक रूप से आर्थिक विकास व स्थिरता में वृद्धि लाने हेतु पृथ्वी अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा की विशाल क्षमता पर प्रकाश डाला है कि ये जो हम अर्थ ऑब्जर्वेशन करते हैं, इस डेटा में इस जो ऑब्जर्वेशन है इससे बहुत क्षमता होती है। इसके द्वारा हम किसी भी देश की इकोनॉमी को भी सही कर सकते हैं। पृथ्वी अवलोकन डेटा में रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों को, जैविक प्रणाली का मतलब होता है जीव जंतु या जीवित चीज़ों से जुड़े हुए, केमिकल से जुड़े हुए चीज़ें हो गई, या पृथ्वी का भौतिक, भौतिक का मतलब हो गया पहाड़ पठार कहाँ पर है, रासायनिक में आप सोच सकते हैं कि भाई कौन कौन से संसाधन कहाँ पर उपलब्ध हैं, और जैविक में पृथ्वी पर जीवित संसाधन कितने उपलब्ध हैं कहाँ पर, इनसे जुड़े हुए डेटा इकट्ठे किए जाते हैं। रिमोट सेंसिंग तकनीक होता है जिसके माध्यम सैटेलाइट को दूर से बैठकर कंट्रोल किया जाता है। सैटेलाइट लगाए जाते हैं अलग अलग ऑर्बिट में और उसके द्वारा पृथ्वी का अवलोकन किया जाता है। उस अवलोकन से जो हम प्राप्त करते हैं उसका क्या उपयोग किया जा सकता है, कभी आपने सोचा है? आपने साल में पढ़ा होगा 10 बार की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा या अलग अलग संस्थानों के द्वारा, लेकिन उसका महत्व क्या है, उसका उपयोग कहाँ पर हो सकता है? इसमें ऊर्जा उत्सर्जन,
परावर्तित छवियों के प्रसंस्करण के माध्यम से पृथ्वी की सतह जैसे भूमि आवरण, महासागर, कृषि, वानिकी, फॉरेस्ट के संबंध में जानकारी प्राप्त करना शामिल है। इसे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो एक भू-स्थानिक तकनीक है जो किसी वस्तु, स्थान, घटना के साथ भौतिक संपर्क किए बिना उसके संबंध में डेटा को ऑब्जर्व करती है। कई सारे अलग अलग प्रकार के कैमरे लगे होते हैं, इंफ्रारेड कैमरा, यूवी कैमरा, बहुत तरीके के कैमरे लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, अवलोकन करके डेटा इकट्ठा किया जाता है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषता क्या है, इस रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया है, आपसे रिपोर्ट पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ईओ डेटा का संभावित आर्थिक प्रभाव, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा 2030 तक वैश्विक स्तर पर 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक आर्थिक लाभ उत्पन्न कर सकता है। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर की है, इससे ज़्यादा का 2030 तक इसका मार्केट बन सकता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया है ये। ईओ डेटा का वैश्विक मूल्य वर्तमान में 266 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है। लेकिन ईश्वर की कृपा है और हमारे वैज्ञानिकों का बहुत अथक प्रयास है कि हम अर्थ ऑब्जर्वेशन के मामले में काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं। हमारे इसरो के पास में पर्याप्त मात्रा में सैटेलाइट है जो अर्थ ऑब्जर्विंग का काम करते हैं, और हमारे पास में डेटा भी है, अपने देश का नहीं पूरे वैश्विक रूप से भी हमारे पास में काफ़ी बड़ा हिस्सा डेटा है। यह वर्ष 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में संचयी रूप से 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दे सकते हैं। वर्ल्ड जीडीपी में भी इनका अच्छा खासा योगदान होगा। पर्यावरणीय लाभ, ईओ डेटा वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 2 गीगाटन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समाप्त करने में सहायता कर सकता है। ये बता सकता है कहाँ पर कौन सी नीतियाँ बनानी चाहिए जिसके माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। यह 476 मिलियन गैसोलीन चालित कारों के अनुमानित संयुक्त वार्षिक उत्सर्जन के बराबर में है। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्या है देखिए, क्षेत्रीय अवसर, एशिया प्रशांत क्षेत्र वर्ष 2030 तक ईओ के मूल्य के सबसे बड़ा भाग प्राप्त करने के लिए तैयार है। एशिया प्रशांत का क्षेत्र होगा वो अर्थ ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़े हिस्से को प्राप्त करने के लिए तैयार है। 315 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संभावित मूल्य तक यह आंकड़ा पहुंच जाएगा। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश डेटा अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा मूल्य वृद्धि का सबसे बड़ा भाग प्राप्त करने की स्थिति में है। ईओ का सक्षम प्रौद्योगिकी के साथ मिश्रण कर सकते हैं हम, और इसका शानदार तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। अब इसका अनुप्रयोग क्या हो सकता है, एप्लीकेशन क्या हो सकता है, आपसे यही पूछा जाएगा कि हाल ही में जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अर्थ ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो है उसके बारे में लिखिए, और अर्थ ऑब्जर्वेशन जो होता है इसका क्या अनुप्रयोग हो सकता है, क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है, क्या इसका महत्व है, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमी के नए सेक्टर के रूप में ये उभर रहा है। अब पर्यावरणीय निगरानी और प्रबंधन करने में इसका उपयोग हो सकता है। कृषि व परिशुद्ध कृषि पद्धतियों के लिए हो सकता है। अर्बन प्लानिंग के लिए हो सकता है। शहरी नियोजन और विकास जैसे शंघाई चीन, मुंबई भारत जैसे 23 बढ़ते नगरों में नगरीय क्षेत्र मानचित्रों और नगरीय प्रसार की निगरानी करना कि शहर जो है वो किस ओर फैल रहा है, किस ओर इसको बढ़ना चाहिए, किधर सोसाइटी को बनाना चाहिए, किधर जो है वो आपदा प्रबंधन के लिए हमें काम करना चाहिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये मदद कर सकता है। आपको मैंने बताया था कि जो ग्लेशियर लेक अलग अलग जगहों पर बन गए वो कैसे पता चला था हमें, तो इसरो के सैटेलाइट के माध्यम से ही तो पता चला था। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हो सकता है। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इतना सारा कुछ ध्यान में रहेगा आपको। किसके बारे में? अर्थ ऑब्जर्वेशन के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डेटा जारी किया कि इसका इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस क्षेत्र में, और 2030 तक 3.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की इसकी पहुँचने की उम्मीद की जा रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ जो है रूस और चीन से संबंधित है। उसके पश्चात बिहार स्पेशल का भी एक न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे। कांवर झील के बारे में देखेंगे क्यों चर्चा में है, लेकिन पहले रूस और चीन का मुद्दा देखिए क्या है। देखिए दरअसल में ये न्यूज़ 2-3 दिनों से तैर रहा था। मैं भी वेट कर रहा था कि इस पर छोटा सा आर्टिकल जैसा आ जाए तो मैं इसको डिस्कस कर दूँ, क्योंकि बाकी तो हेडलाइन आ रहे थे, न्यूज़ आ रहे थे कि पुतिन जी ने चीन की यात्रा की है। आपसे ये पूछा जा सकता है। अब सवाल पर आते हैं। दरअसल बात यह है कि चाइना का जो इंडो पैसिफिक को लेकर स्टैंड है, रूस ने उसको समर्थन प्रदान किया है, और रूस और चीन की दोस्ती जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी हो रही है। ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन क्यों है? क्योंकि रूस वो देश है जिसके साथ हमारे संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, और चीन के साथ में अगर रूस का संबंध ज़्यादा होता है, रूस की डिपेंडेंसी चीन पर और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कल को हमारे लिए दुविधा उत्पन्न हो सकता है।
यूएन में आज तक कश्मीर मुद्दे पर वीटो करने का काम केवल रूस करता आया है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका को कभी हमने भरोसेमंद नहीं माना। निसंदेह हमारा संबंध बहुत अच्छा है। रूस को हमने हमेशा भरोसेमंद माना। हमारी सेना के लगभग में 60% से ज़्यादा हिस्सा, इतना बड़ा आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाने के बाद भी हमारे सैन्य जो आर्म फोर्स हैं, कोई भी ले लीजिए, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों के आज ही के पेपर में है कि भारत और रूस ने मिलकर जो AK-600 है, या देखता हूँ कौन सा राइफल, असॉल्ट राइफल जिसका निर्माण किया जा रहा है यूपी में, वो बना रहे हैं संयुक्त रूप से। तो यानी कि आर्म को लेकर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हम किस पर हैं, तो रूस पर हैं। तो अगर रूस और चीन की दोस्ती गहरी होती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इशू होना ही चाहिए, हमारे लिए वरी का साइन होना ही चाहिए कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं अपने लिए। दरअसल बात यह है कि इंडो पैसिफिक में जो भारत का स्टैंड है वो किसके साथ मैच करता है, तो हम ऑस्ट्रेलिया, जापान और US के साथ मिलकर क्वाड संगठन है, इसमें हम शामिल हैं। ये दरअसल में चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया, लेकिन रूस ने इसको बोला था कि ये सही नहीं है हमारे लिए। रूस ने इसको लेकर क्वाड की भारी आलोचना भी की थी। अब क्वाड का सदस्य भारत बना हुआ है। इसके साथ साथ चीन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी यात्रा कुछ दिन पहले ही यूरोप की यात्रा हुई थी, और काफ़ी लंबी यात्रा थी जिसमें उन्होंने यूरोप के अलग अलग देश और यूरोपियन यूनियन इसके साथ अच्छे संबंधों को लेकर काम किया है। तो हमारे लिए दोनों चीज़ है, वेस्ट हमेशा हमारे साथ रहा है चीन के इशू पर, लेकिन चीन जो है वेस्ट के साथ में काफ़ी अच्छे अपने रिलेशन को कर रहा है, और साथ में रूस के साथ भी उसके रिलेशन काफ़ी गहरे हो रहे हैं। रूस दिन प्रतिदिन चीन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है। रूस यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया भर ने उसको बाइकआउट किया, सैंक्शन कर दिया गया था। रूस ने भारत को काफ़ी भारी मात्रा में तेल बेचा है, लेकिन चीन को भी भारी मात्रा में तेल बेचा है रूस ने। इसके साथ साथ चीन से बहुत भारी मात्रा में जो सैन्य हथियार होते हैं, उनसे जुड़े हुए इक्विपमेंट, अलग अलग छोटे छोटे हिस्से, पार्ट्स जो होते हैं हथियारों के, उसकी भारी मात्रा में आयात करता है रूस। साथ में इलेक्ट्रॉनिक सामान और भी कई सारे उत्पाद ऐसे हैं जिनका आयात निर्यात इन दोनों देशों के बीच में होता है। इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो करीब 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है हाल के दिनों में रूस यूक्रेन वॉर के पश्चात से। तो एक बहुत ही ख़राब ट्रेंड होगा हमारे लिए। क्यों होगा? क्योंकि हमारी जो गहरी दोस्ती है किसके साथ में स्ट्रेटजिक रूप से, तो वो है रूस के साथ में। उन्होंने ये चीज़ हमें बार बार बोला है कि हम किसी के साथ भी रिलेशन बनाएं, लेकिन इंडिया पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे लिए कंसर्न तो है ही, क्या पता कल को जियोपॉलिटिक्स कुछ और ही हो जाए तो हम क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इसको ज़रा समझिए और डिटेल में बताता हूँ इसको। देखिए इनके बीच में जो संबंध है वो क्यों गहरा होता है, सबसे पहले उसका कारण देखिए। अमेरिका की एक ध्रुवीयता को खारिज करते हैं। अमेरिका जो सिंगल पोलर वर्ल्ड का है कि अमेरिका ही सब कुछ है, दरअसल में दोस्त का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। तो वही बात है यहाँ पर, अमेरिका की इन दोनों के साथ में नहीं बनती है। शीत युद्ध का अधिकांश दशक में चीन व पूर्व सोवियत संबंध के बीच में संबंध उदासीन था, जिसके कारण अविश्वास व सैद्धांतिक मतभेद भी इनके पास में थे। संबंधों में परिवर्तन 1989 में आया, जब मिखाइल गोर्बाचोव वर्ष 1958 में निकिता खुश्चेव के बाद चीन का दौरा करने वाले पहले सोवियत नेता बने थे। एक समय ऐसा आ गया था कि रूस और चीन के बीच में परमाणु वॉर की भी कंडीशन बन गई थी। चीन के सारे नेता छुप गए थे अलग अलग बंकरों में, क्योंकि रूस उस पर एटॉमिक हमला करने जा रहा था। बिल्कुल सही सुन रहे आप, सीमा विवाद को लेकर। रूस और चीन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों का आधार के रूप में संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता, आपसी गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, समानता व पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए पारंपरिक सम्मान की घोषणा भी की है, पारस्परिक सम्मान की घोषणा। और इसलिए ये संबंधों को काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ कर रहे हैं। लेकिन 2022 के पश्चात से, जब से यूक्रेन में अटैक हुआ, तब के पश्चात इनका संबंध काफ़ी ज़्यादा गहरा हो गया है। सोवियत संघ के टूटने के एक दशक के बाद जिस तरह से पश्चिम ने इसे डाउनग्रेड किया, उससे निराश व अपमानजनित होकर आर्थिक संकट की स्थिति में रूस ने चीन की ओर रुख किया, और उसके पश्चात से इनका संबंध और भी अच्छा होने लग गया। 2001 में दोनों देशों ने अच्छे पड़ोसी मैत्रीपूर्ण सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किया, जिससे आर्थिक और व्यापारिक संबंध विस्तार का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। रूस द्वारा चीन को रक्षा उपकरण, ऊर्जा की बिक्री, ताइवान को लेकर चीन के पक्ष का समर्थन किया गया। जून 2021 में दोनों देशों ने आभासी बैठक में संधि का विस्तार किया, जहां रूस ने दावा किया कि रूसी चीनी समन्वय विश्व मामलों में एक स्थिर भूमिका निभाता है, और उसके पश्चात से इनका संबंध और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहा है। हितों में भिन्नता कहाँ कहाँ पर है? जैसा कि कई पर्यवेक्षक बताते हैं कि चीन रूस समझौता अभी तक पश्चिम के खिलाफ औपचारिक सुरक्षा गठबंधन नहीं बना है, न ही अवैचारिक साझेदारी भी है। लेकिन दोनों के जो वैचारिक साझेदारी है वो अलग अलग है, अलग अलग कई जगहों पर इनका स्टैंड है। जैसे चीन के साथ पश्चिम के संबंध अब अच्छे हो रहे हैं, लेकिन रूस के साथ कभी भी पश्चिम का संबंध अच्छे रहे ही नहीं।
मार्च 2014 में क्रीमिया में जनमत संग्रह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा महासभा के परिषद के प्रस्ताव मतदान में चीन ने हिस्सा नहीं लिया था। साथ ही चीन ने अभी तक रूस द्वारा क्रीमिया के अधिग्रहण को मान्यता भी नहीं दी है। चीन के मुख्य सुरक्षा हित एशिया में है, जबकि रूस के हित जो है वो यूरोप में है। इसलिए भी इस चीज को लेकर माना जा रहा है कि बेमेल का विवाह कनपट्टी भर से नूर वाली बात हो सकती है कि बिना मेल का विवाह हो रहा है, इनका जबरदस्ती का संबंध बना रहे। लेकिन ये कहने की बातें हो सकती हैं। दोनों के बीच में बहुत ही लंबी सीमा है, दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों के कॉमन दुश्मन भी हैं, इसलिए दोनों का एक होना तय है और ये एक हो रहे हैं। रूस जो एक बार फिर से पुनः महान शक्ति के रूप में पहचान बनाना चाहता है। भारत के साथ संबंधों सहित कई मुद्दों पर चीन से स्वतंत्र भी है। छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में रूस का सकल घरेलू उत्पाद चीन का 10वां हिस्सा है, लेकिन अभी खोई हुई महाशक्ति की स्थिति की मजबूत स्मृति के साथ रूस चीन का कनिष्ठ भागीदार बनने को तैयार नहीं है। रूस ये मानने को तैयार नहीं है कि हम छोटे हैं और हम आपके साथ में झुककर रिलेशन बनाएंगे। वो बराबरी का रिलेशन चाहता है। रूस इस बात से अवगत है कि जर्मनी और शेष यूरोप को उसके गैस निर्यात से बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होता है, जबकि चीन के पास वैसे भी अन्य पाइपलाइन है। इसके अलावा मध्य एशिया में रूस चीन सहयोग और बातचीत के बावजूद रूस अभी भी इस क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखता है। अलग अलग जो सेंट्रल एशिया के देश है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब रूस के भाग थे, यूएसएसआर के भाग थे। चीनी क्षेत्रों में अपना प्रभाव जो है बढ़ा रहा है, लेकिन रूस का इसमें प्रभाव जो है अभी भी काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। यह अमेरिका सैन्य क्षमता को दक्षिण चीन सागर से दूर ले जाएगा, लेकिन यह व्यापार मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत को भी रोक सकता है। चीन और यूरोपीय संघ एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं, जबकि रूस का यूरोपीय संघ के साथ में बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू होगा इनके बीच में। अगला देखिए क्या है, भारत के लिए उपयुक्त नीतियां क्या हो सकती है। भारत के लिए सबसे बेहतर विकल्प यह है कि वो दोनों देश चीन और रूस तो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें। और यदि ऐसा नहीं होता है तो भारत को अपने स्वयं के स्थान खोने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। इसी जोखिम को लेकर विशेषज्ञ चिंता जाहिर कर रहे हैं कि न्यू दिल्ली को यानी कि भारत को कंसर्न है भाई इस चीज़ को लेकर। भारत को इस चीज़ को लेकर सोचने की आवश्यकता है कि क्या किया जा सकता है। रूस के साथ भारत के संबंध पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिससे दोनों के पक्ष पारस्परिक लाभप्रद स्थिति में के रूप में देखते हैं। भारत के साथ रूस के संबंध अब वैसे नहीं रहे, क्योंकि भारत अब रूस पर डिपेंडेंट नहीं है उतना ज़्यादा जितना पहले हुआ करता था। अब हम इंडिपेंडेंट होने की रूस से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और बहुत सा अच्छे संबंध हमारे अमेरिका के साथ भी बने हैं, वेस्ट के साथ ही बने हैं। रूस चीन के बयान में भारत के साथ चीन का सीमा विवाद का उल्लेख नहीं है। इससे केवल 3 देशों के बीच विकासशील सहयोग का संदर्भ दिया गया है। रूस से जुड़ी रेड फिश नामक एक मीडिया कंपनी द्वारा कश्मीर और फिलिस्तीन के बीच में समानता संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी। रूस की किसी न्यूज एजेंसी ने इस तरह की चीज़ जारी की, ये कहीं से भी सही नहीं था। रूस पाकिस्तान के साथ भी अपने नज़दीक कर रहा है संबंध, और ये भी हमारे लिए कंसर्न का विषय है। यदि अमेरिका और रूस के बीच मामलों में सुधार होता है तो क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण में शक्ति गतिशीलता के कारण उत्पन्न संरचनात्मक बाधाओं को कम किया जा सकता है। तो हमारे लिए कंसर्न है इसमें। रूस और चीन के संबंध अच्छे हो रहे हैं, हमारे लिए बिल्कुल कंसर्न है। हमें क्या करना चाहिए? तो हमें रूस के साथ अपने संबंधों को विस्तार करना चाहिए। आर्थिक रूप से रूस के साथ संबंधों को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से। केवल तेल लेने से काम थोड़ी नहीं चलेगा, और भी बहुत सारा कुछ हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं रूस के साथ में। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक था वो पीटी के लिए है आपका प्रोजेक्ट एस्ट्रा। ये क्या है? तो ये गूगल का एक शानदार सा एआई टूल है, जिसका जब मैंने डेमो वीडियो देखा, इसका एस्ट्रा का, तो दंग रह जाएंगे, आपका मुंह खुला हुआ रह जाएगा कि भविष्य क्या है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि क्या था उस वीडियो में। उस वीडियो में ये था, एस्ट्रा टूल है, प्रोजेक्ट एस्ट्रा। किसका है ये? तो ये है गूगल का एआई का टूल है, ओमनी। प्रोजेक्ट ओमनी शायद उस टूल का नाम है। अभी तो बन ही रहा है, अभी प्रोटोटाइप ही उसका बाहर आया है। लेकिन उसमें क्या था, जैसे आपने कैमरा खोला फ़ोन का, और आप फ़ोन का कैमरा खोलकर आप चल रहे हैं, तो एआई उसमें से हर चीज़ देखकर आपको बता सकता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी दे सकता है। एक स्पीकर रखा हुआ था उस वीडियो में देखा। स्पीकर पर 2 हिस्से रहते हैं, एक छोटा वाला हिस्सा और एक बड़ा वाला हिस्सा रहता है। तो उस पर उस यूज़र ने पूछा एआई से कि ये क्या हिस्सा है, इसके बारे में बताओ। ऐसे ही वीडियो चलते हुए में कैमरा ऑन है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उस पर पूछा इस एस्ट्रा से कि ये क्या हिस्सा है बताओ। इसने बोला कि फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इमेजिन कर रहे हैं, आपका कैमरा खुला हुआ है, उसमें जो चीज़ दिख रहा है उन सभी के बारे में रियल टाइम उसी समय जानकारी मिल रही है आपको। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, इस एआई टूल को। माना जा रहा है कि ये एआई का आज तक का सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, मतलब भविष्य की ओर उन्मुख वाला टूल होगा। इससे एडवांस टूल वर्तमान में तो मार्केट में नहीं है।
एक्स्ट्रा गेम चेंजर हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अपने कांवड़ झील को डिस्कस करते हैं। कांवड़ झील क्यों है चर्चा में? कभी प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल रही एशिया की सबसे बड़ी अलवण जल की गोखुर झील, गोखुर झील अलवणीय मीठे पानी की गोखुर झील बिहार के एकमात्र रामसर स्थल कांवड़ धीरे 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 लुप्त हो रहा है। रामसर स्थल घोषित हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और ये लुप्त हो रहा है गुरु, ये बहुत बड़ी संकट की चीज़ है। ऑक्सबो लेक एक वक्राकार झील है जो समय के साथ क्षरण और अवसादों के निक्षेपन के परिणाम स्वरूप विसर्पित नदी के किनारे बनती है। ऑक्सबो लेक कैसे बनती है? गंगा नदी या कोई मैदान नदी ऐसे ऐसे बहती है। अब ये जो इलाका है ये कट कर अलग हो गया, ये दोनों आपस में मिल गए, तो ये पूरा इलाका क्या कहलाएगा? ऑक्सबो झील कहलाता है। गोखुर झील, गाय का खूर देखा है आपने, इस प्रकार का, उसी को कहते हैं। गोखुर झील सामान्यतः अर्धचंद्राकार होती है। नदियों के पास बाढ़ के मैदान निचले इलाकों में पाई जाने वाली भूस्थलाकृति है। कभी लोकप्रिय पर्यटन स्थल रही कांवड़ झील अतिक्रमण का शिकार हो गई है, जिसका अस्तित्व संकट में है। हम मनुष्य अगर पृथ्वी पर रहे तो पृथ्वी पर कुछ नहीं रहेगा, हम मनुष्य अगर पृथ्वी पर नहीं रहे तो पृथ्वी पर सब कुछ रहेगा जो भी है। भूमि के अनियंत्रित विस्तार और निकटवर्ती बूढ़ी गंडक नदी के किनारे तटबंधों के निर्माण ने आर्द्र भूमि मुख्य जल प्रवेश बिंदु को अवरुद्ध कर दिया है। इसमें जहाँ से जल जाता था ना, हम इतने निरा मूर्ख लोग, पता नहीं किस तरह के इंजीनियर, किस तरह के लोग थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया, जिन्होंने इसमें मुख्य रूप से जल जहाँ से जा रहा था उसी माध्यम को काट दिया इन्होंने। अब आर्द्र भूमि में पानी ही नहीं रहेगा तो काहे का आर्द्र भूमि। एक साझा धारणा है कि झील के पुनरुद्धार करने की सरकारी पहल के साथ इसमें अपनी पिछली भव्यता को पुनः प्राप्त करने एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को बदलने की क्षमता है, जो स्थानीय निवासियों के लिए नए रोजगार की संभावना प्रदान करता है। लेकिन कौन सोचे इन चीज़ों पर। कांवड़ झील इसे काबरतल झील के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अविशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी गंडक नदी के विसर्ग के कारण से बनती है। शानदार सी झील है। इसका फोटो कभी देखिएगा, पुराने फोटो, नए वाले नहीं, तो आपको दिखेगा कि कितना शानदार है ये। उत्तरी बिहार का अधिकांश सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र को कवर करती है। याद रहो मध्य एशियाई फ्लाईवे किस चिड़िया का नाम है? ये मैंने डिटेल पढ़ाया था। मध्य एशियाई फ्लाईवे मैंने जिस दिन पढ़ाया था कि जो बर्ड्स होते हैं अलग अलग जगहों पर, जो जाति प्रवासी पक्षियां हैं, उनको लेकर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि उनको लेकर वैश्विक रूप से समझौता भी है। और उसी मध्य एशिया फ्लाईवे का ये मार्ग है जहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं। अब वो नहीं आएंगे जल अगर कम होगा तो। 50 से अधिक प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के साथ यह झील मत्स्य जैव विविधता है तो एक बहुमूल्य स्थल है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त 5 प्रजातियां इस स्थल पर निवास करती, जिनमें गिद्ध के 3 प्रजाति हैं और रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर व इंडियन वल्चर, 2 जल पक्षी प्रजातियां, सोसिएबल लैंपविंग और व बेयर पोसार्ड। ये सब क्या है? तो पक्षियों की प्रजाति हैं। ये सब यहाँ पर आते हैं, लेकिन पानी नहीं होगा तो नहीं आएंगे। संकट साइट में प्रमुख संकटों के कारण जल प्रबंधन गतिविधियां, जल निकासी, जल पृथक्करण, बांध निर्माण और नहरीकरण है, जिसके कारण से यहाँ पर जल जो है वो कम हो गया है। कहाँ पर है कांवड़ झील? किस राज्य के किस ज़िले में स्थित है? किस ज़िले में स्थित है भाई, बताना आप ज़रा मुझे। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। रेगुलर पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन नहीं करेंगे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।